बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GTV के तमाम नाजरीन को अली सलमान एक मरतबा फिर इस महफिल में, इस बज़्म में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के उस सितारे के साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक मुलाकात करवा सकें कि जिसने 32 साल पहले पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो आज तक नहीं टूट सका। और न सिर्फ पाकिस्तान की रिकॉर्ड बुक हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड मौजूद है, बल्कि दुनिया में जो है वो उनके नाम की वजह से पाकिस्तान का नाम है। और जब जब उस रिकॉर्ड का तस्करा होगा, उनका नाम होगा, पाकिस्तान का भी नाम होगा। तो 32 साल के बाद एक खिलाड़ी को आज हम वो रिवॉर्ड देने के लिए जा रहे हैं कि जिसका वो बजा तौर पे मुस्तहिक था। उनसे ही जानेंगे उनके कैरियर की कहानी और आपको ये भी बताते चले कि वो अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर, पाकिस्तान की क्रिकेट से मायूस होकर, अपने हालात से मायूस होकर, दिल बर्दाश्ता होकर दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने पे, कि जब मुझे पता चला कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, तो वो नाम मेरे लिए भी अजनबी था। सोमाओ, ये शायद नाम बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ना सुना हो, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और किस तरह से ज़िंदगी के शब रोज़ बसर कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। और साथ साथ आज मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट इसलिए भी समझता हूँ कि आज एक और ऐसी शख्सियत हमारी मेहमान बनी कि जिनके साथ ही मैंने अपने कैरियर का और ख़ास तौर से अपने एंकरिंग के कैरियर का आगाज़ किया। और आज जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अगर जॉन एलिया का ये शेर मुझ पर अगर सादिक आता है तो इन शख्सियत की वजह से आता है, क्योंकि आज मैं जितना भी अच्छा हूं या जितना भी खराब हूं उसमें इन शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है। माजी में मेरे प्रोड्यूसर रहे, उसके बाद एक्टिंग की तरफ आए तो एक्टिंग में भी कामयाबी के झंडे गाड़े, और अब बतौर क्रिकेट एनालिस्ट और बतौर सोशल मीडिया क्रिकेट एनालिस्ट इनकी अपनी एक पहचान है। मेरे साथ मौजूद होंगे कमर रजा एफवी और साथ साथ समाओं से मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इमरान आदिल साहब। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग 6 मैचेस की तैयारियां फाइनल मरहले में दाखिल। भारत जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों, ब्रॉडकास्टर और ऑफिशियल्स को वीजा जारी। तमाम टीमें कल अबू धाबी पहुंच जाएंगी। कश्मीर प्रीमियर लीग में छठी टीम कोटली लायंस की एंट्री। इवेंट 4 से 14 अगस्त तक खेला जाएगा। KPL के नायब सदर वसीम अकरम और सफीर शाहिद अफरीदी का कहना है कि KPL के जरिए कश्मीर का छुपा टैलेंट दुनिया के सामने आएगा। अगर वहाँ पे टैलेंट है तो ये लीग इस टैलेंट को आगे लेके आएगी और हम एक चीज श्योर करेंगे कि क्रिकेट जबरदस्त हो, जो कि मैटर करती है। PSL के बाद UAE IPL की मेजबानी करने के लिए तैयार। BCCI के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मुलतवी करदा IPL UAE में 18 या 19 सितंबर को आजमाइशी तौर पर दोबारा शुरू होगी। PCB का सुबह पंजाब में मौजूद दोनों टीमों के लिए ट्रायल्स का ऐलान। सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर और अंडर 19 टीमों के ट्रायल्स 29 मई से 10 जून तक जारी रहेंगे। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी। कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद, जबकि टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और नोवाक जोकोविच ने ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और स्ट्रेट अवे हम जाएंगे पाकिस्तान से समाओ की जानिब कि जहाँ पर इमरान आदिल साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की जानिब से कई ऐसे बॉलर गुजरे कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक इनिंग में 10 विकेटें हासिल की। उसमें शाहिद महमूद थे कि जिन्होंने 1969 में इस कारनामे को अंजाम दिया। उसके अलावा नईम अख्तर भी ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने जो है महज 28 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की रावलपिंडी के लिए खेलते हुए। इसके अलावा जुल्फ़िकार बाबर ने भी एक इनिंग में 10 विकेटें पाकिस्तान के लिए हासिल की। लेकिन ये इमरान आदिल साहब ने भावलपुर की जानिब से 1989 में फैसलाबाद के खिलाफ इनिंग में 10 विकेटें हासिल की। और इस हवाले से इनका नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत है कि ये यंगेस्ट हैं, यानी दुनिया के कम उम्र तरीन बॉलर हैं कि जिन्होंने इनिंग में 10 विकेटें हासिल की। और इस वक्त हमारे साथ समाओ से मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम इमरान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपके इस कारनामे पर। और अभी तक आपका रिकॉर्ड इसलिए कायम है क्योंकि आप कम उम्र तरीन बॉलर थे। महज 18 साल 344 दिन की उम्र में आपने ये कारनामा अंजाम दिया। और कुछ इस कारनामे के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका ताल्लुक भावलपुर से है। भावलपुर में अमूमन पहले दूसरे ओवर में ही स्पिनर बॉलिंग का आगाज़ करते थे। वहाँ से एक ऐसा बॉलर आया कि जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड बना दिया। और फैसलाबाद के जिसे कहा जाता है फास्ट बॉलर का कब्रिस्तान, उस विकेट पे जाके आपने 10 आउट कर दिए।
जी अली भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने मुझे 32 साल बाद जो है ना ढूंढा। मैं समावा में हूँ, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, कारों का शोरूम है, और मैं यहाँ क्रिकेट की कोचिंग करता हूँ। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से ये है कि जब मैं पावलपुर से खेलता था तो हमारे जो दूसरे ओवर में ही स्पिनर बॉलर आ जाता था, और ये बड़ी बात है कि भावलपुर की सरजमीन एक्चुअली स्पिनरों के लिए है, और हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान में सबसे मशहूर है, और मैं वहां पे 4 या 5 ओवर करता था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं फैसलाबाद गया, फैसलाबाद 89 में, तो वो थोड़ी सी ग्रासी विकेट थी, उसमें मुझे चांस मिलता गया, उसमें मैंने ओवर स्टार्ट किया, पहले ओवर में मैंने 3 आउट कर दिए, दूसरे ओवर में 2 हो गए, उसके बाद गेंद करते रहे, लेकिन वो मैं जब चेंज पे आता था, वो अल्लाह ताला ने शायद वो मेरी किस्मत में 10 आउट लिखे थे, तो वो मैंने 10 आउट किए। उसका एक और भी चीज है, उसकी सेकंड इनिंग्स में मैंने 5 आउट किए थे। जी, तो ये बिल्कुल आपके से परफॉर्मेंस। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले कि मैं कमर रज़ा रिफी भाई की तरफ जाऊं, ये बताइएगा कि जब आपने ये कारनामा अंजाम दिया तो उसके बाद आपको इतनी मीडिया की हाइप क्यों नहीं मिल सकी? आपका नाम इतना अखबारात की ज़िंदगी या मैगजीन की ज़िंदगी क्यों नहीं बन सका? क्योंकि उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स थे नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो आपका नाम इतना ज़्यादा लाइमलाइट में आ नहीं सका। सर, उसमें उस टाइम जब मैंने 5 आउट किए, दूसरे दिन अखबार में 10 आउट किए, उस दिन अखबार में खबर ही नहीं आई नेक्स्ट डे। अच्छा, उसके 3 दिन बाद अखबार में खबर आई कि इमरान आदिल ने 10 आउट किए। जब मैं फिर उसके बाद मैं नवाब जंग हर अखबार में गया, मैंने जाके उनको कहा प्लीज मैंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किया है, तो वो लोग मुझे कहते थे भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अगर मेरे पास इतने पैसे होते प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने, तो मैं पाकिस्तान नहीं खेल जाता। ठीक है। उसके बाद मैं जावेद बरकी साहब के पास पहुंचा, मैंने बरकी साहब से कहा मैंने ये रिकॉर्ड किया, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें पाकिस्तान खिला दूं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अंडर 19 खेला मैं इंडिया के अगेंस्ट, मैं उस अंडर 19 की सीरीज पर आऊंगा। मैं इमरान साहब, मैं उस अंडर 19 की सीरीज पर आऊंगा, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है कि उस सीरीज में आपके कप्तान थे बासित अली, और कल हमारे साथ बासित अली शो का, कल के शो का हमारे हिस्सा भी थे। इफ़ी भाई को से बात करते हैं। इफ़ी भाई, आप खुद ग्रास रूट क्रिकेट पे बात करते हैं, आपने बड़ा जबरदस्त शो डायरेक्ट किया ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। यह है क्रिकेट पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादती होती हैं, एक प्लेयर 10 आउट करता है, यंगेस्ट बॉलर है जिसने इनिंग में 10 विकेटें हासिल की, और आज वो दुनिया के आखिरी कोने पे बैठा हुआ है, उसकी खिदमत से फायदा नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल अली, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बेहतरीन शो के ऊपर, क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शो है इस वक्त GTV का, अली सलमान जिसको होस्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। और सेकेंडली, ये जो बात आपने इमरान आदिल की बताई है, देखिए उस वक्त तो ना सोशल मीडिया था, सिर्फ प्रिंट मीडिया के ऊपर ही सारी चीजें टीमें बन जाया करती थी, और वो दौर था अजीम हफीज, सलीम जाफर, जी इमरान जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। जी छोटे जी आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। जी कमर रज़ा इफ़ी साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं, जरा मैं इमरान आदिल साहब से बात करता हूं, जब तक आप तो हमारी टेक्निकल टीम कोशिश करेगी कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। अच्छा इमरान आदिल साहब, ये बताइएगा कि जब आपने 10 विकेटें हासिल की तो उस वक्त क्या पिच की क्या सूरत हाल थी, और क्या वो पिच मुश्किल बिहेव कर रही थी कि फैसलाबाद के बैट्समैन को मुश्किल हुई? ये पिच जैसी आपको पता है फैसलाबाद की पिच होती है उसी तरह की थी, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन उस दिन वो मेरा दिन था। उस दिन वो जो गेंद में करता था वो स्विंग उस तरह ही होता था। जब अगर मैं आउट स्विंग करने जा रहा था तो आउट स्विंग होता था, इन स्विंग करने जाता तो इन स्विंग होता था। और वो थोड़े से बाज दफा आपको पता है फास्ट बॉलर का दिन होता है, जिस टाइम रिदम बना हुआ होता है तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता। और उसके अलावा मैंने जब बाद में भी क्रिकेट खेली है, असल में हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो लड़का छोटे शहर से होता है उसको कवरेज कम मिलती है। मैं जब लाहौर गया तो मुझे लोग कहते थे कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, इफ़ी भाई से बात करते जरा। इमरान आदिल साहब एक मिनट जरा तवक्कुफ कीजिएगा। कमर रज़ा इफ़ी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बताएगा कमर रज़ा इफ़ी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है मुझे। अच्छा, अब आप कंटिन्यू कर लें जो आप जवाब दे रहे थे। अच्छा अली भाई, नहीं इमरान आदिल साहब, मैं जरा इमरान आदिल साहब, मैं जरा कमर रज़ा इफ़ी साहब से बात कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी कमर रज़ा इफ़ी साहब।
बिल्कुल। देखिए वो दौर सिर्फ प्रिंट मीडिया का दौर था और उस वक्त भी वही कुछ होता था जिसका तस्करा जुनैद खान ने किया, जिसका तस्करा आज शोएब मकसूद ने खुद किया। यानी कि छोटे इलाके के जो प्लेयर्स हैं उनके ना तो मीडिया में लोग जानने वाले होते हैं, ना प्रिंट मीडिया के अंदर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रिपोर्टर से उनकी दोस्ती यारियां होती है। तो इस वजह से वो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो दबा दी जाती है, अंदर तक कारपेट चली जाती है और उनकी जगह अपनी मनपसंद प्लेयर सिस्टम में ले आया जाता है। आज इस सिस्टम, इस माइंडसेट के ऊपर रमीज राजा भी बोल रहे हैं, वसीम अकरम भी बोल रहे हैं, शोएब अख्तर भी बोल रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, आज से 30 साल पहले जो चीजें हो रही थी वही चीजें आज भी हो रही है। इतना सब कुछ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतने लोग बोलते हैं इसके खिलाफ, उसके बावजूद भी शोएब मकसूद बोल रहे हैं, जुनैद बोल रहे हैं, मोहम्मद तला बोल रहे हैं, तो कोई भी चीज बदले नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम तो बहुत अच्छा है, मगर इस सिस्टम में बैठे हुए वो नासूर जिनको हर 5 साल 6 साल के बाद दोबारा से मौका मिल जाता है, कभी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, कभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले। आप ये देखिए पिछले 15 से 20 सालों में वही शक्लें जो 92 के बाद से पाकिस्तान टीम का मैनेजमेंट का मुकद्दर बन चुकी है, वही लोग घूम फिर के आ जाते हैं दोबारा से अंदर। उसी तरह के लड़के अपने जान पहचान के अपने रिश्तेदार लाके भर देते हैं, उन्हीं को बेहतर मौके देते हैं, उन्हीं को अपनी पसंद का फॉर्मेट खिलवाते हैं। ठीक है, मैं इस पे जरूर बात करूंगा, फॉर्मेट पे भी बात करूंगा। इमरान आदिल साहब के साथ जो इंजस्टिस हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, क्यों इनकी परफॉर्मेंस को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, और बहुत सारे मौजूद इसको डिस्कस करना है इमरान आदिल साहब से और साथ साथ कमर रजा एफए साहब से। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अब दोबारा से इमरान आदिल साहब से जो समाओ में मौजूद हैं, और कमर रजा एफए साहब से जो बजरिया वीडियो लिंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान आदिल साहब ये बताइएगा अब कि जो जिस तरह हमने बात की थी फैसलाबाद की विकेट पे, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो भावलपुर की जो ट्रेडिशनल जो विकेट थी वो बहुत स्पिन बॉलर को सपोर्ट करती थी, और मुझे याद है कि आपके साथ अरशद बिल्लू जब बॉलिंग का आगाज करते थे, या अगर बहुत हुआ था फिर शाहिद अनवर आपके साथ बॉलिंग का आगाज करते थे, तो कोई इतना प्रॉपर फास्ट बॉलर आपके साथ होता नहीं था। तो ये भावलपुर में रहते हुए फास्ट बॉलर बनने का कैसे सोचा? भावलपुर में जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस टाइम वहां पे फास्ट बॉलर की वैकेंसी खाली थी। उस टाइम कोई फास्ट बॉलर नहीं था। फारूक शेरा थे, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे। अगर भावलपुर क्रिकेट की टीम में जगह बनानी थी तो उस टाइम सिर्फ एक ऐसा शोबा था जिसमें जो फास्ट बॉलिंग का था, तो मैंने इसलिए फास्ट बॉलिंग का चूज किया। और शहजाद बिल्लू एक गुड ऑलराउंडर, उसका अच्छा पेस था और वो बहुत अच्छा स्विंग करता था। वो और मैं दोनों गेंद करते थे, 5-5 6-6 ओवर करते थे। बाद में हमारे स्पिनर आ जाते थे, क्योंकि वहां पे स्पिनर जाहिद कुक्कू, मुर्तजा हुसैन और अल्ताफ हुसैन, ये बहुत बड़े क्रिकेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर थे। फिर बाद में हमारे पास स्पिनरों में नईम ताज भी आ गया था। तो भावलपुर में एक ऐसा ही शोबा था फास्ट बॉलिंग का जो खाली पड़ा था। उसमें मुझे कुछ नजर आया कि मैं अगर फास्ट बॉलिंग करता हूं तो ये जगह मेरे लिए सूटेबल है। तो मैंने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, और मुझे पता भी नहीं था गेंद कैसे होता है। फारूक शेरा साहब मुझे बता देते बस आके गेंद ये करना है, क्योंकि मैं उस टाइम 16 इयर्स ओल्ड था, तो बस वो मेरे साथ खड़े होते थे और मुझे गाइड करते जाते थे कि तुमने अच्छा कमर एफए साहब, ये तो आपने सुनी इनकी कहानी, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि माजी में भी प्लेयर के साथ जो नाइंसाफियां होती रही, इंजस्टिस होता रहा, अभी भी इंजस्टिस हो रहा है, तो आप ये मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है मोहम्मद वसीम की सरबराही में, कोई जो इनको एक बड़ा एडवांटेज हासिल है कि कोविड की वजह से ये बहुत ज्यादा एक बड़ा प्लेयर का पूल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मुतमईन हैं सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी से? मोहम्मद वसीम को आपने बड़ा क्लोजली वॉच किया है? नहीं अली, मेरे ख्याल में यार ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादती की गई है कि आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं दुनिया भर के अंदर, काफी फर्स्ट क्लास भी खेले हुए, काफी टेस्ट मैचेस भी खेले हुए, तो उनके होते हुए मोहम्मद वसीम मुझे इसलिए भी समझ में नहीं आता कि देखिए यार, उनको बाकायदा कंपेन करके बाकायदा एक मखसूस ग्रुप ने उनको लॉन्च किया है, और उनके आने के बाद जिस तरह की सिलेक्शन के अंदर जो है वो नाइंसाफियां की गई हैं। यानी कि आप ये देखें कि यार हुसैन तलत खेल रहे हैं, वो खुजिल शाह खेल रहे हैं, ओपन जा रहे हैं, वो ओपन भी जा रहे हैं वो। अच्छा, फिर उसके बाद आसिफ अली को बेइंतहा मौके बार बार दिए जा रहे हैं, जबकि सबको पता है कि आसिफ अली उनके बेहतरीन दोस्त हैं, उनके साथ बरगजार ग्राउंड में कई मैचेस खेल भी चुके हैं वो। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक हैं, फिर दानिश अजीज हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखिए, आप डोमेस्टिक से प्लेयर लेकर आना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कि भाई उसका पीछे कम से कम कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप तो होना यार। स्ट्रॉन्ग बैकअप ही नहीं है। 36 साल
इंजमाम गए, इंजमाम बोल रहे, इंजमाम के टाइम पे हुआ ये कि 30 साल से ऊपर का प्लेयर नहीं खेलेगा। ठीक है भाई, 30 साल से ऊपर के लोगों को डेब्यू नहीं कराया गया। ये आए तो इन्होंने आने के बाद 36 तक के लोगों को डेब्यू करा दिया। तो भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट पे एहसान करने नहीं आए, आप पाकिस्तान। अच्छा एफए भाई, आपको वजह क्या लगती है? आपको वजह क्या लगती है? इमरान आदिल साहब जिस एरा में खेले, 10 आउट की एक इनिंग में इनको पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिल सका। और उस जमाने में बाकी पाकिस्तान की टीम ऐसी थी कि इमरान आदिल की क्या बात करूं, अगर मैं दीगर फास्ट बॉलर की बात करूं, जाफर नजीर, मुबशिर नजीर, नदीम इकबाल, ये ऐसे बॉलर थे कि जो लाइमलाइट में आ सकते थे, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आ सके। अथर लेक भी एक ऐसा बॉलर था कराची का जो आ सकता था, लेकिन चूंकि उस वक्त वसीम अकरम, सलीम जाफर, अजीम हफीज, मोहसिन कमाल, ये ऐसे बॉलर खेल रहे थे, उस वक्त जगह नहीं बन पा रही थी। मोहम्मद जाहिद, शाहिद नजीर, तो बड़ी अच्छी एक लॉट पाकिस्तान को दस्तयाब थी। अब आपको क्या लगता है, क्रिकेट अभी भी खेली जा रही है, गली कूचे में खेली जा रही है? अगर हॉकी खत्म हुई है तो उसकी वजह यह कि हॉकी खेली नहीं जाती, लेकिन क्रिकेट तो अभी भी खेली जा रही है। सिलेक्शन सही नहीं हो रही, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है? यार अली, सिलेक्शन उसी तरह से हो रही है जैसे पिछले, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का जो माइंडसेट है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये बाकायदा लॉबिंग के थ्रू लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ताकि अपने शाबाशी वाले जो बच्चे हैं उनको किस तरह से किस फॉर्मेट में इन करना है। अभी आपको मैंने यही मिसाल दे रहा था कि यार आपने मोहम्मद हफीज को ड्रॉप किया T20 और ODI की परफॉर्मेंस पे, मगर आपने उनको टेस्ट में डेब्यू करा के वापस T20 का पक्का खिलाड़ी बना दिया, उन्होंने रन भी ठोक दिए। यही कुछ भाई मशरफ के साथ है कि आपने T20 ODI से उनको ड्रॉप किया था, वो वहां पे अपनी स्किल्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको टेस्ट में डेब्यू करा दिए न्यूजीलैंड के अंदर। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आप अपनी मखसूस ग्रुप को लॉन्च करके बाकायदा कंपेन करके लाके बिठाएंगे, तो आपके घर के बच्चे खेलेंगे उसके अंदर, आप उन्हीं के लिए मौके निकाल रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं। अब बताइए अब्दुल्ला शफीक को आप कहाँ T20 खिला रहे हैं, और आपने उसको जिम्बाब्वे और इधर उधर भेज दिया कि यार ये टेस्ट भी खेलेगा, ODI भी खेलेगा। मतलब दुनिया में इस तरह से कहाँ होता है? ठीक है, और आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की है, तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक को लॉन्गर वर्जन खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक में रिकॉर्ड होल्डर है, इस तरह एक रिकॉर्ड होल्डर हमारे साथ बैठा हुआ है, पाकिस्तान छोड़कर समाओ जाने पे मजबूर हो गया, उसी तरह कामरान गुलाम के जिसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए, सादत अली का उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो जो है वो कहीं भी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो हमें नजर आ रहे हैं वो है जनाब वसीम हैदर साहब के, जिनके खिलाफ जब कप्तान थे फैसलाबाद के वसीम हैदर साहब, तो इमरान आदिल साहब ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो आज बड़ा अच्छा मौका हमें मिल गया है कि हम जरा पूछें वसीम हैदर साहब से, वसीम हैदर साहब कोई और बॉलर नजर नहीं आए थे विकेटें देने के लिए? सारी की सारी विकेटें इमरान आदिल साहब को दे दी आपने। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, इमरान कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और कमर भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। इमरान आदिल साहब आप सुन रहे हैं वसीम हैदर को? वसीम भाई, हाँ जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ वसीम भाई को। काफी अच्छे बात इमरान आदिल माशाल्लाह बड़ा लाइवली बॉलर था, बड़ा अच्छा बॉलर था, और इसका सबसे अच्छी चीज थी ये दोनों तरफ बॉल स्विंग करता था और बड़ी अच्छी लाइन पे करता था। तो उस वक्त जैसे कि इमरान ने भी बताया कि बहावलपुर में फास्ट बॉलर्स का कोई इतना रुझान नहीं था, तो इमरान हमें नजर आया उस वक्त पहला जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो अच्छा पेस भी इसका अच्छा था। तो दूसरे एंड से जो स्पोर्ट बॉलर ही खेलते थे, कोई ऑलराउंडर खिला देते थे, तो इमरान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा, जैसे बताया कि पहले ओवर में 3 आउट कर दिए, फिर इमरान लगातार बॉलिंग करता रहा, और ये था भी ऐसा बॉलर के बड़े स्पेल करता था, तो बड़े अच्छे कंट्रोल के साथ करता था। तो इसने उस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन पे थ्रू आउट हमें डिस्टर्ब रखा। और अच्छा, उसकी वजह क्या थी वसीम भाई? उसकी वजह क्या थी? क्या आपने इनको पहली मर्तबा देखा था बॉलिंग करते हुए? आप मजीद इनके बारे में जानते नहीं थे, या आप समझते कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पेल कर गई है? नहीं, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल हुआ। वो वैसे भी इमरान रूटीन में ही अच्छी बॉलिंग करता था, कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मर था। उसमें इसकी लक फेवर कर रही थी कि जो अच्छा बॉल था, यूजली ये होता है कि बॉल बीट हो जाता है, कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, तो ये बीट होने के बजाय जी ले रहा था बैट्समैनों पे और डंडों पे मार रहा था। तो उस मैच में मैंने 50 रन किए, तो मैं ही इसको इमरान को ज्यादा खेला था टाइम पे, और ज्यादा इसको खेलता रहा, बड़ी अच्छी बॉलिंग। अच्छा, जिस वक्त ये आउट पे आउट कर रहे थे, उस वक्त कोई ड्रेसिंग रूम में ऐसी कोई बात चल रही थी कि भाई किसी और से आउट हो जाते हैं यार, इसका रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे अमूमन होती है बात? नहीं, वो एक बात पक्की थी ना सबके माइंड में कि इमरान ही एक बॉलर था जो उनकी तरफ से हमें तंग कर रहा था, दूसरा कोई बॉलर हमें तंग नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमारी यही थी कि किसी तरह के इमरान का स्पेल निकाले, लेकिन ये स्पेल क्या, ये तो कर ही जा रहा था सुबह से लेकर दोपहर आफ्टरनून तक बॉलिंग करता रहा, और उसमें इसने 10 आउट किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इसको इज्जत दी और बड़ा अच्छा था। अनफॉर्चुनेट है कि आगे नहीं खेल सका, ये बड़ा
इसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी था कि बड़ा अच्छा सीमर था, बहुत खूबसूरत एक्शन के साथ बॉलिंग करता था और सबसे अच्छा था ये बड़ा फ्रेंडली, बड़ा खुशबख्त था, ये सबसे खुशबाश था और सबसे बड़ी अच्छी बातें करता था। इमरान भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे जाते जाते? वसीम भाई को कुछ कहना चाहेंगे? वसीम भाई हमारे बड़ों की जगह है और माशाल्लाह हमने तो इनसे सीखा है क्रिकेट में। जब हम आए तो क्योंकि जिस तरह का इनका एटीट्यूड था और ये छोटों को और साथ लेके चलते थे तो ये बहुत अच्छे थे। और इन्होंने ही वाकई में ये सही कह रहे हैं, इन्होंने ही वो मैच, मैंने 10 आउट किए थे लेकिन मैच वो फैसलाबाद जीत गई थी। 31 रन से फैसलाबाद वो मैच जीत गई थी। थैंक यू सो मच वसीम हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला इस मैच के हवाले से बात करने के लिए। वसीम हैदर साहब के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इनको अवेलेबल किया कि आज ही हमारे साथ लाइन पे आके इस मैच के हवाले से पर्टिकुलर गुफ्तगू कर सके। अगर दुनिया के एक कोने पर मौजूद है इंतहाई नफीस, तो फिर लाहौर में मौजूद है कायनात हफीज़। आइए ज़रा सुनते हैं। आज यहाँ पे हम एक छोटी सी और अच्छी सी प्लेयर का जो है वो इंटरव्यू करने आया, कायनात हफीज़ के साथ जो है बात करने आया और उनसे जान लेंगे कुछ मज़ेदार बातें कि वो क्या क्या करती हैं और कौन कौन सी हर्डल्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। आइए चलते हैं और कायनात हफीज़ से कुछ बातें कर लेते हैं। आपने अपनी क्रिकेट जर्नी जो है वो किस तरह से स्टार्ट की थी? क्रिकेट जर्नी मेरी स्टार्ट ऐसी हुई थी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे और फ़िलहाल वो मैनेजमेंट में भी हैं मेंस की। और इस तरह फिर मेरे कज़न्स वगैरह भी खेलते थे क्रिकेट, तो उनके साथ हम लोग खेलते होते थे छत पे। इस तरह फिर मुझे क्रिकेट का शौक़ डेवलप हुआ। एक आम लड़की अगर क्रिकेट में आना चाहती है तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? फॉर द पीपल हु वांट टू प्ले क्रिकेट, जस्ट इग्नोर पीपल, व्हाट पीपल से। आपको इग्नोर करना पड़ता है चीज़ों को ऑब्वियसली, और जस्ट फोकस ऑन वन गोल। नेशनल प्लेयर्स में से फेवरेट क्रिकेटर कौन है? इंडियन प्लेयर्स हैं, काफ़ी हैं, एक नहीं है। मंदाना होगी और मिताली, इवन अब्रॉड की प्लेयर्स जो हैं वो भी, और अपने पाकिस्तान में से भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो मुझे पसंद हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी कैप्टन है बिस्मा बाजी है। जब आपका मैच हो जाता है तो ड्रेसिंग रूम में आपकी क्या गपशप चल रही होती है? यूजुअली सिंग अ सॉन्ग विद माय मेट्स एंड या दैट्स इट। जी तो बिल्कुल, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई कायनात हफीज़ से और जानी उनकी ज़िंदगी की कुछ मज़ेदार बातें। मज़ीद भी हम आपको प्लेयर्स के साथ उनकी ज़िंदगी की बातें करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन शरोज़ जाकिर के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने इस वक्त सबा पाशा का पैकेज देखा कि किस तरह उन्होंने कायनात हफीज़ से बात की और पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट और विमेन स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी के साथ फ्लरिश कर रहा है और मैं उम्मीद है कि इस किस्म के मज़ीद इंटरव्यूज़ और आप देख सकेंगे। इसमें लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद बात करेंगे कमर रजा इफ़ी साहब से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कमर रजा इफ़ी साहब ये बताएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो अब UAE के शहर की स्टेट जो अबू धाबी में हो रही है, मैंने आपके यूट्यूब पे शो सुने और आप इस बात के बड़े हामी रहे कि ये लीग जो पाकिस्तान की लीग है पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। आपको लगता है फैसला सही है UAE में कराने का? अली यार, सबसे पहले तो मुबारकबाद का मुस्तहक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इतने मुश्किल हालात में उन्होंने फिर भी अनाउंस कर दिया और लॉन्च करने जा रहे हैं वो इस लीग को दोबारा से UAE के अंदर। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, CEO वसीम खान खास तौर पे, उनकी सारी अनथक मेहनतें जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ तक पहुंची है। उनकी क्या मेहनत थी? क्योंकि वो तो सब लोग कह रहे हैं कि वो UK में बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, होमवर्क था नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अली, दुनिया भर में इस वक्त वर्चुअल इजलास हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है वो नहीं सजाया जा रहा। वहां पर जितने मुल्कों के सरबराह हैं वो अपने घर बैठ के सारे वर्चुअल इजलास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में काम रुक गए। इसी तरह वसीम खान भी उसमें शामिल हैं, वो भी वर्चुअल इजलास कर रहे हैं और खासतौर पर इस पेंडेमिक के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों से मिलकर जो है ना मामला तय करें। और जब आपके पास सारी सहूलियात हैं, टेक्नोलॉजी है, तो फिर आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। मैं इस वक्त घर बैठ के काम कर रहा हूँ, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। एफर्ट जरूर है, ठीक है, वर्चुअल एफर्ट है, एफर्ट जरूर है, लोगों को एंगेज करना, गैदर करना, इतने सारे लोगों को। इससे फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो है वो UAE में खेला जाएगा, इससे पाकिस्तान को एडवांटेज होगा।
देखिए पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो एक मॉडल साबित होगा, एक एक्सपीरियंस मॉडल साबित होगा आईपीएल के लिए और खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप के लिए। हो सकता है कि इंडिया के मामला जो है वो तय हो जाएं और शायद इंडिया में ही हो और कोरोना के मामला वहां खत्म हो जाएं, इंडिया में कम से कम हो जाएंगे तो शायद वहां करा लें। मगर अभी 29 मई को इसका इजलास होना है, उसके बाद ये फैसला होना है बीसीसीआई का। मगर अब लोग ये कह यही रहे इस वक्त दुनिया भर के क्रिकेटर्स की यूएई जो है वो बेस्ट प्लेस है और यहाँ पर जो है आप किसी भी तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मगर इस वक्त वहां पे क्वारंटीन के जो मामलात हैं वो इंतहाई सख्त है कि क्रिकेटर्स जरा से डर रहे हैं कि भाई किस तरह से अपने आप को एंगेज करेंगे। इससे पहले कि मैं जरा इमरान आदिल साहब की तरफ जाऊं, शाहिद खान आफरीदी का लीग में ना होना, अनवर अली और नसीम शाह का ना होना, कितना आप समझते हैं कि टीमों को भी डिस्टर्ब करेगा और साथ साथ लीग की जो एक हाइप है खासतौर से आफरीदी का ना होना वो कितनी ज्यादा हाइप को खराब करेगा? देखिए यार, इमरान खान के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे और पीटर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके बाद अगर कोई खिलाड़ी इस पाकिस्तान के अंदर जिसके देख के आपको गूज़बम्प आते हो वो शाहिद आफरीदी है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा नाम कोई नहीं है। सब बहुत बड़ा डेंट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि इतना बड़ा ब्रांड जो है वो इस लीग के अंदर शामिल नहीं है। साथ साथ नसीम को जरा से मिस हैंडल किया गया है। मैं इसकी सारी जिम्मेदारी कोयटा ग्लैडिएटर की जो खामोशी है उसके ऊपर डालता हूँ कि वो क्यों खामोश है, क्यों नहीं बोल रहे। नदीम उमर बोले, खान बोले, इसके ऊपर नसीम शाह गए। वो बच्चा है यार, ठीक है, उसको उर्दू भी सही तरह पढ़नी नहीं आती, आपने उसको व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर लगा दिया, वो लिख सकता नहीं है, अभी लिखना भी नहीं आता उसको। वो अगर थोड़ी सी चीज मिस कर गया तो फिर आपने उस पर वावला कर दिया, उसको साइडलाइन बिठा दिया। वो अपनी माँ को याद कर रहा है यार, उसने इमोशनल स्टोरी डाल दी है सोशल मीडिया। कम से कम आप किसी बच्चे को अगर पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं तो उसकी सोशली तो उसको आप कम से कम जहन बनाएं उसका कि भाई आपने ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, मीडिया में ये डालना है, ये नहीं डालना। आप सारी जिम्मेदारी आपने उस 18 साल का बच्चा जिसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना उस पर डाल दी। जितना मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर पाकिस्तान की टीम के साथ कोई भी टूर कर ले तो फिर वो बच्चा रहता नहीं है। बहरहाल ये आपके ख्यालात हैं और मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन बहरहाल आपके ख्यालात हैं, उनकी इज्जत जरूर मैं करता हूं। इमरान आदिल साहब ये बताएगा कि अब आपका एक ऐसे मुल्क में मौजूद है कि जिसका आम पाकिस्तानी ने नाम भी नहीं सुना, थोड़ा सा मुझे शॉर्टली बताइएगा कि आप वहां तक पहुंचे कैसे और वहां पे आजकल आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, कारों का शोरूम है, वर्कशॉप है, कारों का पार्ट्स है। साथ में यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी जो जब मैं यहाँ आया था तो उसमें ना अजान होती थी, ना नमाज होती थी, कोई चीज नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, उस मस्जिद को मैंने आबाद किया। उसमें मैं नमाज भी पढ़ाता हूँ, अजान भी देता हूँ, अकेला ही होता हूँ। जुम्मे के टाइम कुछ हम 30-35 पाकिस्तानी और फिजियन, थोड़े से मुसलमान कम्युनिटी। असल में ये जो सामुआ है ये क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन है इधर, ये फर्स्ट कंट्री है दुनिया की जो क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ हमें बड़े प्रॉब्लम होता है मुसलमानों को। सेकंड, ये मैं जब पाकिस्तान में जॉबलेस हो गया, प्रॉब्लम में था, तो मुझे भाई ने एक अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि वो जापान में होते, उन्होंने कहा यार एक छोटी सी कंट्री है सामुआ, पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं है, तो वहां आप जाके कुछ देखो, वहां पे कुछ काम शाम निकलता है क्या क्या नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि ओवरसीज को सिर्फ एक ही चीज अलाउ है कि वो गाड़ियों का काम शुरू कर सकता। फिर वो मैंने 4-5 साल वो काम सीखा, उसके बाद मैंने गाड़ियों का अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2015 से। तो अब माशाल्लाह मेरा यहाँ पे अच्छा सेटअप है और मेरी फैमिली है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप समाओ में आप रहते हैं वहाँ पे, और क्रिकेटर तो कहीं भी जाता है तो वो क्रिकेट शुरू कर देता है, बर्फ पे क्रिकेट खेली जा रही है और हर जगह क्रिकेट खेली जाती है। तो अब क्या क्रिकेट की क्या एक्टिविटीज हैं वहाँ पे, और क्या आपने वहाँ पे कोई कोचिंग कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे मैं ये 2 साल मैंने ऑफिशियली की है। वैसे मुझे वो जब उनका क्रिकेट का कोचिंग लगता है, क्योंकि बिजनेस की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता, तो वो मुझे बुला लेते हैं। मैं उनकी वुमेन की टीम को, वुमेन जो सामुआ की वुमेन है वो हर साल फाइनल खेलती है क्वालिफाई राउंड का, ठीक है, जब से मैं आया हूँ पिछले 5 साल से। और मैंने 1 साल अंडर 19 की कोचिंग की है, जिसमें फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में, सामुआ की हिस्ट्री में, हमने डबल विन किया फिजी के अगेंस्ट। तो लेकिन उसके बाद वो बिजनेस में टाइम नहीं मिलता कि प्रॉपर क्रिकेट को, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट। अपने नाज़रीन को बताते चले, हो सकता है आप लोगों के लिए नई जगह, मुझे भी जब पता चला मेरे लिए भी एक अचंभा था कि किस मुल्क में जाके इमरान आदिल साहब रह रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है रॉस टेलर, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके आबा अजदाद है, उनका ताल्लुक भी समाओ से। इसके अलावा न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर थे मर्फी सुआ, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उनका भी ताल्लुक जो है वो समाओ से। तो न्यूजीलैंड के साथ बड़े कनेक्शन है समाओ के। तो कभी ये ऐसा सोचा कि आपने यहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं और न्यूजीलैंड में जाके क्रिकेट की कोचिंग करें, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूजीलैंड पहुंचे हुए?
जी जी, लेकिन असल में मैं क्रिकेट से जब पाकिस्तान से आया हूं ना, तो मेरे क्रिकेट मेरे माइंड से खत्म हो गई थी, क्योंकि जो रवैया पाकिस्तान के लोगों क्रिकेटरों के साथ होता है, तो उसके बाद वो क्रिकेट का एक जो जुनून था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेली थी, वो खत्म हो गया। तो असल में जब फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो रोजगार का प्रॉब्लम हो गया। जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई बिजनेस में, तो मैंने वो बिजनेस इस वजह से क्रिकेट के बारे में, मैंने ना न्यूजीलैंड के बारे में, हालांकि मुझे लोग अप्रोच करते रहते थे कि यार इधर आ जा, आपने एक एडीबीबी का प्लेयर है अजहर हुसैन, वो न्यूजीलैंड में, उसने मुझे काफी दफा कहा यार इमरान भाई आप न्यूजीलैंड आ जाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो मैंने वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा जरा दोबारा आ जाते हैं एफवी भाई की तरफ। एफवी भाई ये बताइए कि अब जो पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है, इसमें अब आपके ख्याल में अगर आप एनालाइज करें तो कौन सी टीम को आपको एडवांटेज लगता है, और आपके ख्याल में कौन सी टीम के पास ज्यादा चांसेस हैं यूएई की इस लीग में जीतने के लिए? देखिए, दो ही टीमें नजर आ रही हैं मुझे इस वक्त जिनमें शायद कांटे का मुकाबला हो आखिरी प्लेऑफ में जाके, वो है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। ये दोनों ही साइड बड़ी स्ट्रांग है। अगर दोनों साइड्स को आप कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही फाइनल में मुझे खेलती हुई अब नजर आ रही हैं। आगे मुल्तान सुल्तान है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुझे नहीं लगता कि इनके प्लेयर्स में अब इतनी ताकत होगी कि यूएई जैसे सहरा के अंदर वो अपनी खासतौर पर बॉलिंग को, बैटिंग को। अच्छा, अब वेन्यू चेंज हुआ, अब ये लीग शिफ्ट हो गई यूएई में, तो क्या जो वेन्यू का तब्दील होना, पिचेस का तब्दील होना, मौसम का तब्दील होना, इससे क्या टीमों की जो पॉइंट टेबल पे सिचुएशन, इस पे फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली अली पड़ता है यार। आप ये देखिए, अब आप 40 सेंटीग्रेड में खेलेंगे भाई मैचेस। अब आप यहाँ जो आप खेल रहे थे वो 30 था, 28 था, तो अब फर्क तो यकीनन पड़ेगा। 40 सेंटीग्रेड वहाँ पे यकीनन ब्लड प्रेशर का मसला आएगा, सांस लेने का मसला आएगा, तो ये सारी चीजें अब दो मैचेस कराएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो जो फिटेस्ट टीम होगी वो ये दो ही नजर आ रही है, और कलंदर और कराची किंग्स। मेरे ख्याल में यही तो अहम टीमें होंगी जिनमें मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। बाकी लोग तो अपना शायद टाइम पूरा करेंगे वहाँ पे। अच्छा, आप चूंकि यूट्यूब पे शो करते हैं, बड़ा जबरदस्त आपका सुपर हिट, आपका सुपर डुपर हिट आपका शो है, बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे आपके व्यूअर्स भी हैं। ये बताइए कि आप इंडिया की क्रिकेट को बहुत कवर करते हैं। अब जो बात हो रही थी, जो सवाल मैंने भी आपसे किया कि एडवांटेज होगा पाकिस्तान को वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब यूएई में खेला जा रहा है। अब आईपीएल भी अगर खेला जाता है वहां पे, तो फिर आपको लगता है एडवांटेज पाकिस्तान का खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया को भी एडवांटेज मिल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में अली आपको एशिया कप याद होगा, लास्ट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश खेल चुके हैं वहां पे। तो याद होगा आपको किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को 3 के 3 मैचेस वहां पे एशिया कप में हरा दिए थे ओडीआई के। तो ये यकीनन एडवांटेज जो है ना दोनों का बराबर से होगा, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। मगर अब ये कि पाकिस्तान के ग्रुप में तो इंडिया है ही नहीं, तो मेरे ख्याल में अब ग्रुप मैचेस अगर पाकिस्तान जीत लेगा अपने, तो ही फिर इंडिया से मुकाबले की तवक्को की जा सकती है, उससे पहले तो आप नहीं सोच सकते। अच्छा, एक सवाल जो बहुत आजकल हो रहा है, आप दोनों से सवाल है, और हर शो में ये सवाल होता है, ऐसा लगता है कि हर शो का नमक है ये सवाल, कि अगर ये सवाल हो ना तो ऐसा लगता है वो शो फीका फीका है। ये बताइएगा कि आप मुझे क्विकली बताइएगा, बाबर और विराट कोहली का मुकाबला इमरान आदिल साहब आपकी दानिश में बनता है? मेरा ख्याल में विराट कोहली की अपनी क्लास है और बाबर की अपनी क्लास है। इफ़ी भाई आप क्या कहते हैं? क्विकली बताइएगा, 5 सेकंड है। विराट कोहली ने 70 इंटरनेशनल सेंचुरियां मारी हैं, बाबर आजम को ख्वाब में भी नहीं आता होगा ये सब कुछ। चले ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों एनालिस्ट का भी कहना था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।